हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एबी क्लासेज में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं मैथ की दूसरी क्लास, जो एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए थे प्रश्न। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर के जो प्रश्न थे हम उनको आपके लिए सॉल्व करा रहे हैं। और साथियों, अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के और उस वीडियो को देखें, तब जा कर के इस वीडियो को देखें। मैं आशा करता हूं कि अगर आप एक भी वीडियो को नहीं छोड़ रहे होंगे ना, तो आप 2022 के जो जीडी एग्जाम है उसमें 100% सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, ये सरलीकरण वाला है और इसमें हम कौन से जो मेथड से इसे हल करते हैं वो शायद आप लोग जानते ही होंगे। तो वो है इसमें बोर्ड मास वाला नियम। कौन सा? बोर्ड मास वाला नियम। तो हम चलिए पहले हम किस को हम हल करेंगे। देखो, ये हमारी जो संख्या है 8 माइनस इस कोष्टक में है 88 भाग और 2 ऑफ, यानी यहाँ पर अगर ऑफ लगा है ना तो वहाँ गुणा लगा देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ये ब्रैकेट से और बाद में हल करना होगा। ठीक है, फिर 11 माइनस कोष्टक में 22 माइनस 72 भाग 4, फिर कोष्टक बंद, और ये कोष्टक का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो सबसे अंदर का कोष्टक है ना ब्रैकेट, उसे हम हल करते हैं। इसमें सबसे अंदर वाला है ये, तो इसमें हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को यानी डिवीजन को। अब हम यहाँ 4 का भाग देंगे इस 72 में, तो ये कट जाएगा आपका 18 बार। ठीक है, यानी 18 बार भाग चला जाएगा ये, और ये माइनस 22। अभी ये कोष्टक सॉल्व नहीं हुआ है और आगे हल करते हैं। अगर 22 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इधर, ये माइनस और ये 11 और ऑफ, चलिए मैं यहाँ पहले लिख ही देता हूँ, ऑफ और 2 भाग 88। ठीक है साथियों, अब ये इस कोष्टक के अंदर बंद हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि आप डिवीजन को पहले हल करेंगे या ऑफ को। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग यहाँ ऑफ को हल करेंगे पहले या डिवीजन को। तो साथियों, जो बोर्ड मास वाला नियम होता है उसमें पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है, फिर ऑफ को किया जाता है और फिर डिवीजन को यानी कि भाग को। तो हम पहले यहाँ ऑफ को हल करेंगे। तो ऑफ को हल करने के लिए यहाँ पर हमें ये गुणा का चिन्ह लगा देना होगा, और 11 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। अब हम 22 का भाग इस 88 में देंगे तो ये चला जाएगा 22 चौके 88, 4 बार। अब 4 यहाँ ये अपना निकल गया और 4 माइनस का पहले से था, तो 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा और अपना ये लास्ट में अलग से बच रहा है 8। ठीक है ना, 8 माइनस ये बाहर ही तो था, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर दिया। इसके अंदर वाले का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0, क्योंकि ये 4 माइनस और 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 8 बच रहा है, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो साथियों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। तो साथियों, हम इस सवाल को इस तरीके से करते हैं कि हमें ये 75 लीटर मिश्रण दिया हुआ है और ये मिश्रण में क्या क्या मिलाया गया है। एक तो है आपका दूध और दूसरा कौन सा है, पानी, और इनका जो अनुपात है वो है 3:2। अब जो अनुपात की वैल्यू है अगर हम इसे जोड़ दें तो 75 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, और जो 5 बराबर हो जाएगी आपके 75 के, तो 1 बराबर कितने को हो जाएगी 15 के। ठीक है साथी, जब 1 बराबर 15 के है तो हम इनका मान निकाल सकते हैं ना कि कितना दूध है और कितना पानी है, कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। तो हम 15 का इसमें गुणा करेंगे, अगर गुणा हम 3 में करते हैं तो आ जाता है आपका 45। ठीक है साथियों, और इधर 15 का गुणा हम 2 से करते हैं तो ये हो जाता है आपका 30। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पूछ रहा है कि यदि यह अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। मैं इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये दूध की है और ये पानी। अब दूध का जो मात्रा है, दूध की मात्रा वो है 45 लीटर,
और ये है 30 लीटर। और जो आगे जो अनुपात में ये बदल रहा है वो बदलेगा 1:2 में। अब हम 1:2 में लाने के लिए अब इसमें हम कितना लीटर पानी और मिलाएं, कितना लीटर पानी और मिलाएं। अब यहाँ ये तो 1:45 यानी कि 45 तो 45 होगा ही। अब ये इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना करना होगा। 45 का दोगुना कितना होता है 90। तो हमें 90 बनाने के लिए यानी इसमें कितना पानी मिलाना होगा 60 लीटर। कितना 60 लीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है। क्या है कि एक व्यक्ति है और 1600 मीटर, मीटर में दूरी दी गई है, लंबे मार्ग को 4 मिनट में यहाँ समय दिया गया है, पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो साथियों हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि दूरी कितनी दे रखी है अपनी 1600 और ये मीटर में है, ठीक है ना। यानी कि अगर मीटर में तो मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये मिनट है। अगर हम मिनट को हम सेकंड में बदलें तो 4 मिनट है और इसमें सेकंड बन जाएंगे आपके 240, यानी कि 1 मिनट में और 60 सेकंड, ठीक है। तो 4 मिनट में 240। अब यहाँ हम इसे मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटे में अगर बदलना है तो हम क्या कर देंगे, इसका 18/5। आपको ये मेथड तो पता ही होगा। अगर आपने ये समय और चाल वाला अगर ये प्रश्नावली कर रखी है तो आप अच्छे से इसे हल कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ हल करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। और इसे हम 6×3 18 और 6×4 24, इस 4 से हम इसे काट देंगे, 4×4 16, ये हो जाएगा 40। 5 से हम 40 को भी काट देंगे 8 बार, 8 गुणा हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर उसकी क्या होगी चाल होगी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न आपके सामने है, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। साथियों ये प्रश्न आपका 4थे नंबर का है। इसमें है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो साथियों देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यानी कि कोई ट्रेन है और वो एक पुल को या सुरंग को पार कर रही है, यानी कि पुल के साथ साथ वो अपनी खुद की लंबाई को भी पार करती है। यानी कि यहाँ हम दोनों की लंबाइयों को ऐड करके और तब जा करके कितने समय में जो पार कर रही है उससे हम डिवाइड करेंगे, तब जा करके और हमारी चाल निकलेगी। अब यहाँ देखते हैं कि इस ट्रेन की जो लंबाई है वो है 725 मीटर, ठीक है। और इसकी सुरंग की लंबाई है वो है 235 मीटर। अगर हम दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाती है आपकी 0 3 2 5 6 और 7 और 2 9, यानी कि 960। टोटल लंबाई कितनी हो गई आपकी 960। अब यहाँ हम देखते हैं सूत्र के आधार से हम इसे रखेंगे तो दूरी, यानी यहाँ रख देंगे दूरी बटे समय। समय कितना दे ये 48 सेकंड में और ये ऊपर मिनट में, ठीक है। तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में ही हमारी चाल निकलेगी। अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकालेंगे तो हमें 18/5 से गुणा करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ इसे काटते हैं तो ये 48 दूने 96, यानी कि ये 20 कितनी आई 20 मीटर और प्रति सेकंड। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में है। अगर यहाँ पूछा जाए कि चाल हमारी किलोमीटर प्रति आवर में कितनी होगी तो हम यहाँ इसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो कि 20 गुणा और 18/5 से यहाँ पर गुणा करना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम इसे काटेंगे तो 5×4 20 और 18×4 72, ये 72 किलोमीटर प्रति आवर में निकली है। तो दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 20 मीटर प्रति सेकंड, और अगर इसमें किलोमीटर प्रति आवर में पूछे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। तो दोनों, आशा करता हूँ कि दोनों ये टाइप हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद और 720 रुपए में बेची जाती है।
तो कुर्सी का क्रय मूल्य भी दे रखा है इसने यहाँ पर 640, ठीक है ना। और आगे पढ़ो से, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस सवाल को। यहाँ हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पहले हमें ये लिखना है क्रय मूल्य, ठीक है ना, फिर आगे अंकित मूल्य और फिर लिखते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक। अब यहाँ हमें देखना है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद और कितने रुपए में बेच रहा है यानी विक्रय कितना है 720 रुपए, और 10% की छूट के बाद है ये, ठीक है ना, 10% की छूट। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमें पहले यहाँ अंकित मूल्य निकालना है, और यहाँ देखो यहाँ ये क्रय मूल्य दे रखा है इसने 640 रुपए, ठीक है ना। और आगे वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तब वो है लाभ प्रतिशत निकालना है बस। तो हम यहाँ अंकित मूल्य यहाँ प्राप्त कर लेंगे और तब इसे हम यहाँ घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 720 में यहाँ निकाल देता हूँ। 720 गुणा, अगर ये वापस चलेंगे तो 100 हमारा ऊपर आ जाएगा, और जो छूट दी है वो हम इसे नीचे रख लेंगे। कितनी हो जाएगी छूट दी है, 10% की छूट दी है, और 100 में से हम 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब इसे हम काटेंगे तो 0 से 0, 9 8 72, 8 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 800। तो 800 हमारा क्या आया यहाँ पर अंकित मूल्य। अब हमें यहाँ देखना है कि कितने का लाभ हो रहा है, यानी कि हम 800 में से और 640 रुपए घटा देंगे तो हमारा जो लाभ है वो निकल आएगा। यहाँ अंकित मूल्य पर ही पूछ रहा है, क्योंकि देखो यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमें लाभ प्रतिशत यहीं से ही निकालना है, ठीक है ना। अब जो हमारा लाभ है, वास्तविक लाभ रुपयों में, वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 160 रुपए। कितना हो जाएगा 160 रुपए, 160 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब ये तो क्या है कि रुपयों में लाभ है, ठीक है, 160 रुपए। अगर हम इसे प्रतिशत में निकालें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे प्रतिशत में निकालें तो कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना दे रखा है 640 और इंटू 100, ठीक है ना। ये सूत्र आपको याद होगा ही। तो 0 से 0, 16 चौके 64, 4 से हम इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 25। कितना, तो 25% का लाभ होता है यहाँ पर। कितने का, 25% का लाभ। इस आंसर का, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 25%, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका सरलीकरण से संबंधित है, और इसमें भी हम बोर्ड मास वाले नियम को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन सा जो चिन्ह है वो हमें हल करना होगा। अब यहाँ देख पा रहे हो कि ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो कौन सा है डिवीजन। अब डिवीजन 2 जगह दिया है तो आप पहले कोई सा भी हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम पहले इसे उतारते चलेंगे और इसे सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि देखो 3 + 7, ये इंटू है यहाँ पर, 3 गुणा 7 + 5 माइनस, अब इसे हम हल कर देंगे, 3 दूने 6, यानी ये हो जाएगा 2, फिर -9 और प्लस 45 और 45। अब इसे हम यहाँ पर ही हल कर दें ना, ये बनाम 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है ना। फिर गुणा 4 और -45। अब यहाँ देखते हैं कि हमने भाग तो यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इस भाग के बाद जो बारी आती है वो आती है इंटू की, यानी कि गुणा की। अब यहाँ गुणा वाले जो चिन्ह है हम उनको हल करेंगे। अब देखिए यहाँ से ही हल करने का करते हैं हम। तो यहाँ 7 या 21 प्लस 5 -2 और -9 प्लस, अब यहाँ इस जो गुणा आ गया ना, 9 चौके 36 और -45। अब गुणा वाला भी हमने ये सॉल्व कर दिया, तो अब बारी आती है हमारी प्लस पर। अब प्लस वाले देखिए, एक तो ये रहा अपना 21, एक 5 है और एक आपका 36 है, तो हम तीनों को एक साथ ही ऐड कर लें, ठीक है, और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे और तब हम इसे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब 21 और 5 कितने हो गए, ये 26 हो गए, 26 और 36 हो जाते हैं आपके 62, कितने हो जाते हैं प्लस के 62, ठीक है 62। अब माइनस का चिन्ह आगे, माइनस वाले देख लीजिए आप, यानी कि ये -9 और -2 और -45, ये कितने हो जाते हैं आपके हो जाते हैं 9 9 6 की 54 54 और 56, यानी कि माइनस के हो जाएंगे आपके 56, ठीक है। अब
हमने प्लस की बारी कर ली, अब आती है माइनस का चिन्ह, ठीक है ना। अब इससे हम यहाँ से क्या कर देंगे, हल करेंगे, यानी कि प्लस के हैं 62 और माइनस के 56, इसे यहाँ से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो आंसर होगा 6। कितना आ जाएगा, क्योंकि 62 में से हम 56 को यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो हमारा जो आंसर है वो निकला क्या, 6। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। औसत से संबंधित है, एवरेज से संबंधित। तो यहाँ देखने वाली बात है, प्रश्न देखो यहाँ पर कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, ठीक है ना। 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है, 46। अब बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, तो सही औसत क्या है। अब यहाँ देखो कि होना क्या चाहिए था कि गलती से 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया, यानी कि यहाँ कम पढ़ा गया या ज्यादा पढ़ा गया। 142 पढ़ना था और पढ़ा कितना, ये 42, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम पढ़ा है, यानी कि अब जो कमी हुई है तो हम इस कमी को ही यहाँ बढ़ा देंगे और औसत हमारा सही निकल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पहले हम निकालते हैं इसका योग, यानी 10 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है उसने 46, तो हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल संख्याएं और जो औसत दे रखा है उसका हम इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा ये आपका यहाँ पर 460। अब टोटल जो हमारा योग है वो है 460। अब इसमें से ही देखना है कि 460 है और यहाँ पर अब देखो 142 के स्थान पर कितना पढ़ा गया था, 42, तो कितना कम पढ़ा गया था, 142 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100, यानी कि 100 हमने कम पढ़ा था। अगर हम 100 अब इसमें बढ़ा देंगे और तब औसत निकालेंगे तो वो हमारा कौन सा औसत होगा, सही वाला, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर 460 में और ऐड कर देते हैं 100 और वो हो जाता है अपना 560। अब ये 560 औसत ये जो योग आया है तो ये हमारा वास्तविक योग है और कितनी संख्याओं का योग है, तो ये संख्याएं अपनी 10, तो 560 बटे 10 ये औसत निकालने के लिए इस जीरो से हम यहाँ 10 रखना है ना, इस जीरो से हम यहाँ इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचेगा अपना 56, यानी कि 56 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमने कितने सरल तरीके से और अच्छे से यहाँ समझाया। शायद आपको इसमें ये आंसर दिख नहीं रहा है, मैं इसे यहाँ मिटा करके और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। 560 है, 560 बटे यानी संख्या कितनी दे रखी है 10, अब तो दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ में से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 56, यानी कि ये 56 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब तो आपको दिख रहा है ना। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। तो साथियों अगले प्रश्न आपके सामने हैं, चलिए देखते हैं हम इन्हें किस तरह से और हल करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि एक टेलीविजन का जो रेट है वो है 14,500, यानी कि एक टेलीविजन रुपए 14,500 में उपलब्ध था, ठीक है ना। अब दिवाली के सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर रुपए 11,890 हो गई, तो छूट प्रतिशत क्या है वो हमें यहाँ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यानी कि जो पहले जो टेलीविजन का जो मूल्य था वो कितना था 14,500, और जो जब दीपावली के जो ऑफर में जो कीमत जो घटी थी तो तब जा करके और कितनी की गई 11,890, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें ये छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखते हैं कि पहले थी 14,500 रुपये और गुणा, अब हम यहाँ पर छूट ही तो निकालते हैं, तो छूट की जगह मैं x रख देता हूँ और बटे 100 और बराबर में कितनी हो जाती है 11,890, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये x रखा है, ये मैंने कैसे रखा है, यहाँ अगर मान के चलो छूट दे रखी होती परसेंट में तो हम 100 में से घटा करके रखते, तो यहाँ पर भी जो आएगा जो 100 में से घटा करके तब आएगा ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, अब इसे हम हल करेंगे कि डबल जीरो से और ये डबल जीरो कट जाएगी और अब हम इसे यहाँ काटेंगे, तो ये हम इसे पहले 5 से काट देते हैं, तो 5 दूने 10 और 45, यानी ये 29, और इसे काटें 5 दूने 10, 5 तिया 15, 3 5 35 और 5 ये 5 35, 4 5 40, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, फिर 29 से और इसे काटेंगे, यानी कि ये पूरा ही कट जाएगा, शायद पूरा ही कटेगा, तो 29 यानी 3 बटे 24 240 और इसमें से 9 घटाएंगे, यहाँ आ जाए ये
हाँ, इसमें से हम घटा 8 बार गया ना, तो 8 घटा देंगे, 29 से काटो इसे 232, कितने बार 8 बार में 232 आ जाएगा। अब इसे हम यहाँ 232 में अगर घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 5, और इसे हम 8 को उतार लेंगे, फिर 29 से हम इसे काटेंगे, ये 8 बार गया ना, तो और 29 दूनी 58, यानी कि कितना आया हमारा यहाँ पर 82। अब ये 82 कौन सा 100 में से घटा करके ही तो है, ठीक है ना। अब हम यहाँ छूट निकालें तो हम 100 में से घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस और 82 कितना आ जाएगा आपका 18, यानी कि छूट कितनी थी 18%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया साथियों। चलिए एक बार और बता देता हूँ, यानी कि 14,500 गुणा और x/100 ये हमारी छूट होगी यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर में 11,890। अब हमने 00 से 00 काट दी, और फिर हम इसे काटेंगे तो 29, और ये यहाँ जाएगा 5 से काटा ना हमने पहले, फिर ये 29 आ गया, और यहाँ 2378 आ गया, ठीक है। अब 29 से भी हम 2378 को काटेंगे तो 58 बार में कट जाएगा, ये 58 बार में नहीं, हाँ इसमें ये 82 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये 82 आया, ये हमारा छूट देने के बाद था, ठीक है ना। अब यह छूट कितनी निकलेगी, यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी और 82 रुपए में उसे बेच दिया, तो छूट कितने की मिली 18 की, ठीक है ना। तो तभी तो हमारा यह आंसर आया 18%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9। इसमें है कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती कितना होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ वास्तविकता में तो हमें यह चतुर्थानुपाती निकालना होता है, क्योंकि तृतीयानुपाती सवाल में दिया हुआ है, ठीक है ना। और सवाल हर प्रश्न में ये ऐसे दे करके रखता है, तृतीयानुपाती दे रखा हो ना, तो हमें वहां पर चतुर्थानुपाती निकालना होता है। देखिए कैसे कि पहले ये 9 अनुपात और द्वितीयानुपाती, ये संख्या है ना, ये हमें डबल ही रखनी है, यानी द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती। तो 9:36 समानुपात 36, और यहाँ गुणा, और चतुर्थानुपाती में गुणा नहीं, यहाँ पर अनुपात, और चतुर्थानुपाती में यहाँ पर x मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ तृतीयानुपाती की बजाय कौन सा निकालना है, यहाँ पर चतुर्थानुपाती। अब इसे हम आगे हल करेंगे, यानी बाहर वालों का बाहर वाले से गुणा और अंदर वालों का अंदर वाले से। तो मैं यहाँ पर इसे हल करता हूँ, ये हो जाएगा 9x बराबर 36 गुणा 36, ठीक है ना। अब इसे आगे हल करेंगे तो x बराबर ये 9 से 36, यानी 9 चौके 36 4 बार, और अगर इसे हम गुणा करेंगे 36 गुणा और 4 करेंगे 36 दूनी 72, और 72 36 दूनी 72 हो जाएगा ना, हाँ। इसे 6 चौके 24 2, और 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है ना। और जो x बराबर हमारा ये आ गया कितना 144, यानी कि जो तृतीयानुपाती वाला जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 144। अब देखिए यहाँ पर वास्तविकता में कौन सी संख्या निकली हमारी चतुर्थानुपाती, यानी कि चौथी संख्या, लेकिन प्रश्न में दे के क्या रखता है वो तृतीयानुपाती, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10वां और आज की इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न, ठीक है ना। अब इसे देखते हैं कि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपए है, वह धनराशि क्या है। यानी कि यहाँ पर हमें ये दर दे रखी है और समय भी दे रखा है और ब्याज भी दे रखी है, और निकालना क्या है हमें यहाँ धनराशि, यानी कि यहाँ पर मूलधन। तो साथियों हमें मूलधन निकालने का जो सूत्र है वो हमें पता होना चाहिए, और वो है आपका कि ये ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय। क्या है सूत्र, ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। अब हम इस सूत्र के हिसाब से और हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। यहाँ पर देखिए ब्याज कितनी दे रखी है 3,040 इंटू 100, और बटे में दर कितनी दे रखी है 8 गुणा, और समय कितना है 5। अब 5 से हम 100 को काटेंगे तो ये कट जाएगा ये 20 बार में, कितने बार में 20 बार में, ठीक है। और हम 8 से अगर इससे काटेंगे तो 8 या 24 और कहें 6 8 बटे 64, यानी कि 380। अब 380 गुणा हम अगर 380 गुणा 20 करेंगे तो 38 दूनी 76, और ये 00 तो आएगी, यानी कि अब ये आ जाएगा आपका 7600। जो हमारी मूल धनराशि यानी कि मूलधन था वो कितना था 7600 रुपये, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो के जो सवाल थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो साथियों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें,
आप शेयर करने में थोड़ी कंजूसी करते हो। साथियों, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग इसे लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। हम इस उद्देश्य से और आपके लिए वीडियो लाते हैं कि आपको 100% सफलता मिले। तो साथियों, बस आपसे यही कहना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।